ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। मध्यकालीन भारत में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का ये फर्स्ट ही वीडियो होगा, तो इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न किस तरह से है। और साथ ही दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने लाइक और शेयर कमेंट्स वगैरह दे करके मुझे मोटिवेट भी कीजिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सुलह एक कुल के विचार से संबंधित थे। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वे हैं तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया की समाप्ति। सुलह एक कुल से संबंधित कथनों में तीर्थ यात्रा कर और जजिया की समाप्ति शामिल है। और दूसरा हो जाएगा बादशाह की सेवा एवं निष्ठा के आधार पर पदों का आवंटन, यह भी सही है। और तीसरा है धार्मिक स्थलों को अनुदान देना, यह भी सही है। राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना करना, यह साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए तो था, लेकिन यह सुलह एक कुल के विचार से संबंधित नहीं था। सुलह एक कुल का विचार मूलतः राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से ही संबंधित था, जिसमें राजा के लिए अपना धर्म, अपना संपत्ति और अपना परिवार तक को त्याग करने जैसा विचार शामिल था, जो कि सुलह एक कुल के रूप में बादशाह अकबर ने तैयार किया था। तो सुलह एक कुल से संबंधित जो विचार इसमें शामिल थे वे ऊपर वाले तीन हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया की समाप्ति, दूसरा है बादशाह की सेवा एवं निष्ठा के आधार पर पदों का आवंटन, मतलब जिसकी जिस तरह की निष्ठा होती थी उसी आधार पर उनको अलग अलग पद दिए जाते थे। और धार्मिक स्थलों को अनुदान देना, यह भी शामिल है। कुछ धार्मिक स्थलों को अनुदान देने से संबंधित भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि अकबर द्वारा दिए जाते थे। और ये चौथा जो है यह गलत है, क्योंकि राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना सुलह एक कुल से संबंधित नहीं था, बल्कि साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण से संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 15वीं शताब्दी में कबीर महान भक्ति संत का एक उदाहरण थे, उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कबीर जो थे महान भक्ति संत थे, तो उनसे संबंधित स्टेटमेंट्स हैं। कबीर ने ईश्वर के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया, सही है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दोहा, साखी, कई तरह के साधनों का प्रयोग किया है। और दूसरा है कबीर की कविताओं में कभी कभी भिन्नता एवं टकराव का पुट दिखाई देता है, यह भी सही है। अपने ही विचारों से संबंधित उन्होंने कई ऐसे विचार भी दिए हैं जो कि वो उनके विचारों पर एक टकराव के जैसा प्रतीत होता है। और तीसरा कथन कह रहा है कबीर के उपदेशों में सत्य की साधारण व्याख्या की गई है, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर 1, 2, 3 सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैववाद का उदय हुआ, लिंगायत या वीरशैववाद की विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है लिंगायत या वीरशैववाद का पहला स्टेटमेंट है कि पुनर्जन्म में विश्वास। लिंगायत या वीरशैववाद जो था यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, तो यह गलत है। और दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है वयस्क होने के बाद बालिका विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, यह संबंधित था वीरशैववाद से, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा, पहला गलत है। और तीसरा है दाह संस्कारों की महत्ता की स्थापना, यह भी गलत है। वीरशैववाद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए, दूसरा सही है केवल, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें मुगल राजनीति की विशेषताएं माना जा सकता है। मुगल राजनीति की विशेषताओं के रूप में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि सुल्तान का पद धार्मिक अनुशंसा पर आधारित था।
धार्मिक अनुशंसा पर आधारित था, नहीं, धार्मिक अनुशंसा पर आधारित नहीं था, और क्योंकि ये शक्ति और बल और शक्ति पर आधारित किया गया था। और दूसरा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय शासक के गुणों पर निर्भर थे। यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि कई ऐसे अवगुण वाले शासक भी हुए हैं जो कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णयों में उनकी प्राथमिक भागीदारी होती थी और उनके ही निर्णय को महत्ता दी जाती थी, अर्थात अंतिम निर्णय उनका ही होता था। और तीसरा है अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था। यह सही है, मुगल राजनीति अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित थी। और चौथा है योग्यता के आधार पर लोगों को उपाधियों का आवंटन। यह सही है। और समुदाय की संरचना का निर्धारण पूर्वजों द्वारा। यह भी सही है, अर्थात 3, 4 और 5 सही है। आंसर हो जाएगा सी, 3, 4 और 5 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुरु नानक से संबंधित है? गुरु नानक से संबंधित कथनों में देखते हैं। पहला कथन है धर्म के विभिन्न आडंबरों को मान्यता। गुरु नानक ने धार्मिक आडंबरों को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं की थी, तो यह गलत है। और दूसरा है ईश्वर एवं उनके अनुयायियों के संबंधों में निकटता। यह सही है। और तीसरा कथन है एक सामाजिक धार्मिक संगठन के रूप में समुदाय का संगठन। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन करने का निम्न में से क्या उद्देश्य था? कौन सा उद्देश्य था? तो मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था, पहला स्टेटमेंट, मुगल शासन को आने वाली पीढ़ी की भलाई के रूप में देखना। यह सही है। और दूसरा मुगल साम्राज्य की महत्ता को स्थापित करना। यह भी सही है। मेन इसमें फंक्शन यही था कि मुगल साम्राज्यवाद की महत्ता को स्थापित किया जाए। और तीसरा जो है कि तुर्की एवं हिंदी की तुलना में फारसी रीति रिवाजों को स्थापित करना। नहीं, यह गलत है, क्योंकि फारसी रीति रिवाजों को स्थापित करने के लिए मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन करने का उद्देश्य नहीं था। और चौथा है कि साम्राज्य को एक समृद्ध साम्राज्य के रूप में महिमा मंडित करना। यह सही है, अर्थात 1, 2 और 4 सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है अल बरूनी ने निम्न में से किसे एक क्षेत्र को समझने में बाधा के रूप में बताया? जब अल बरूनी भारत आया था तो उसने जो भी अपना विवरण लिखा, अपना यात्रा वृत्तांत या फिर भारत में आने के बाद जो भी उसने अपने संस्मरण लिखे, तो उसमें उस विवरण में उसे कई प्रकार की दिक्कतें सामने आई। तो उन दिक्कतों में से कई दिक्कतों का उसने वर्णन किया है। उनमें से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्थानीय भाषा की गति की, बिल्कुल स्थानीय भाषा को समझने में उसे कठिनाई होती थी। और एक ही भाषा चूँकि जो बोली होती है हर 10 किलोमीटर पर बदल जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी स्थानीय भाषा होती थी वो अगर एक जगह की भाषा सीख लेता तो दूसरी जगह पर जाने में फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंस प्रतीत होता था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा उसे कन्फ्यूजन हो जाता था। तो स्थानीय भाषा की गति की एक प्रॉब्लम थी, एक क्षेत्र को समझने के रूप में, एक बाधा के रूप में इसे बताया है उसने। और दूसरा है राजनीति की प्रकृति। राजनीति की प्रकृति को उसने एक बाधा के रूप में नहीं देखा था, तो यह नहीं होगा, क्योंकि बाधा के रूप में इसका वर्णन उसने नहीं किया है। और तीसरा है धार्मिक मान्यताएं एवं विश्वास। तो यह सही है, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं एवं विश्वास अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार थे, जिसको अलग अलग प्रकार के थे, जिससे कि वह थोड़ा सा परेशान हो जाता था। और चौथा है कि विद्यमान आर्थिक असंतुलन, यह भी उसके विवरण के मतलब कि लिखने में एक बाधा के रूप में नहीं था यह। और स्थानीय लोगों का जागरूक ना होना, यह एक प्रॉब्लम के रूप में उसने इसका वर्णन किया है कि स्थानीय लोग जागरूक नहीं थे, जिसकी वजह से उसने जो कुछ भी अपना लिखना चाहा था
तो उसको समझने में और लोगों को समझने में या फिर लिखने में उसे जो प्रॉब्लम आई थी उनमें से ये प्रॉब्लम सब थे। तो 1, 3 और 5 सही है, आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5 डी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय के शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? तो पहला कथन है कृष्णदेव राय ने साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई। कौन सा कथन सत्य है कहा जा रहा है? साम्राज्य विस्तार की नीति थी कृष्णदेव राय की, वो बहुत ही प्रतापी और महान शासक था और बहुत ही शक्तिशाली भी था। दूसरा है वह साम्राज्य में लंबे समय तक शांति एवं समृद्धि बनाए रखने में सक्षम रहा, यह भी सही है। और तीसरा, उसने धार्मिक स्थापत्य कला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया, यह भी सही है। धार्मिक स्थापत्य कला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया अर्थात उसने कई तरह के मंदिर वगैरह का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है मुगल काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बहुविवाह का काफी अधिक प्रचलन था। मुगल राजवंशों में एक ही व्यक्ति के कई पत्नियां रखने का रिवाज था, तो यह सही है, बहुविवाह का काफी अधिक प्रचलन था और घरों में सभी पत्नियों को समान अधिकार प्राप्त होता था, नहीं, सभी पत्नियों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। और तीसरा कथन है पारिवारिक संरचना कुल प्रथा पर आधारित थी, यह सही है क्योंकि कुल प्रथा पर आधारित थी, मतलब कि जिस कुल में जिस तरह की संरचना था उसी पर, जिस कुल में जिस तरह की प्रथाएं चली आ रही थी उसी को फॉलो किया जाता था और पारिवारिक संरचना उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। और नेक्स्ट है संसाधनों पर महिलाओं का कोई नियंत्रण नहीं था, ऐसा नहीं है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि संसाधनों पर कुछ महिलाओं का नियंत्रण भी देखा गया है, जैसे कि गुलबंद बानो बेगम का है और रोशन आरा जहां आरा जैसी महिलाएं का विवरण जो मिलता है, तो यह कथन को गलत साबित करता है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत आने वाले सभी सूफी संतों में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक प्रभावी रहा, ऐसा क्यों हुआ? तो चिश्ती संप्रदायों के सबसे अधिक प्रभावी होने के कारण थे, पहला स्टेटमेंट, अन्य संप्रदायों जैसे रोशनिया एवं सत्तारी ने धर्म की महत्ता पर बल नहीं दिया, गलत है, रोशनिया और सत्तारी ने धर्म की महत्ता पर बल दिया था। और दूसरा है चिश्तियों ने भारतीय देवी परंपराओं की कई विशेषताओं को अपना लिया, यह एक मेन फैक्टर था, महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से सभी सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय जो था यह सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय भी हुआ था, क्योंकि भारतीय दैवी परंपराओं की कई सारी विशेषताओं को इसने अपना लिया था। और तीसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय गरीबी के जीवन का घोर विरोधी था, नहीं, गलत होगा, तो इसमें सही हो जाएगा केवल 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो समाप्त होता है ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब। तो ये थे मध्यकालीन भारत से संबंधित आज के प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।